पहला दिन है अंजलि के मकसद का और उसी को अंजाम देने के लिए वो रत्नागिरी के लिए निकल गई है। रत्नागिरी की सीमा पर निखिल उसका इंतजार कर रहा है, पर 3 घंटे से अंजलि का कुछ पता नहीं। वो अभी तक रत्नागिरी नहीं पहुंची है। निखिल ने कई बार उसका फोन ट्राई किया पर वो स्विच ऑफ आ रहा था। थक हार के निखिल पास में एक रिसोर्ट ढूंढने का सोचता है और अंजलि की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने का फैसला करता है। एक आदमी से वो आसपास के लॉन्च का पता पूछता है। भैया, आसपास यहाँ कोई लॉन्च है क्या? लॉन्च? वो क्या होता? ओह सॉरी, माय बैड। अरे क्या बोल रहे हो भाई? अब मेरा मतलब है यहाँ एक दिन रुकने के लिए कोई जगह मिल सकती है? अच्छा तो ऐसा बोलो ना। पता नहीं क्या बकर बकर कर रहे थे। यहाँ से सीधा जाओ, फिर दाएं मुड़ जाना। थैंक यू। निखिल उस आदमी के बताए होटल में चला जाता है और अपने नाम से रूम बुक कर लेता है कि तभी उसे एक फोन आता है। हेलो निखिल, मैं अंजलि बोल रही हूँ। अंजलि, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फोन तब से बंद क्यों आ रहा है? और ये किसका नंबर है? अंजलि बहुत धीमे सी आवाज में कहती है। निखिल, मैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गई हूँ। अच्छा तुम कहाँ हो? मुझे एसएमएस करो, मैं तुम्हें लेने आता हूँ। निखिल अंजलि के बताए हुए रास्ते पर चला जाता है और उसे अंजलि रत्नागिरी के सीमा के दूसरी तरफ खड़ी हुई दिखाई देती है। अंजलि, दिस इज रियली इररिस्पांसिबल ऑफ यू। मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। एक तो वैसे भी मुझे तुम्हारी ये पास्ट लाइफ वाले कॉन्सेप्ट पे यकीन नहीं है, फिर भी आया हूँ। और एक तुम हो कि 3 घंटे से गायब हो। निखिल, तुम ये मानो या नहीं, मेरा कुछ कनेक्शन है इस गांव से और तुम्हें नहीं चलना है तो अभी दिल्ली वापस जा सकते हो। ओके, आई एम सॉरी। अब बताओ कहाँ फंस गई थी? जिस ट्रेन से मैं यहाँ आ रही थी वो कैंसिल हो गई। एक कैब करवाई, वो आधे रास्ते में पंचर हो गई और लास्ट में एक ऑटो वाले को रत्नागिरी बोला तो वो पता नहीं कौन से गांव में ले आया। बड़ी मुश्किल से यहाँ तक पहुँची हूँ। फोन कर देती। मैं घर से पूरा फोन चार्ज करके निकली थी। जैसे यहाँ पहुंची फोन डेड हो गया। That's strange यार। चलो अब चलते हैं। रिसोर्ट ये बॉर्डर क्रॉस करके ही है। निखिल रत्नागिरी के बॉर्डर को क्रॉस करके अंदर आ जाता है, पर अंजलि नहीं आ पाती। वो जैसे ही अपने पैर अंदर रखने की कोशिश करती है, उसे एक धक्का सा लगता है और वो गिर जाती है। अंजलि बहुत कोशिश करती है पर आगे बढ़ने के लिए पैर नहीं उठा पाती। तभी बॉर्डर के दूसरी तरफ एक 50-60 साल की औरत, जिसका चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है, अपना हाथ अंजलि की ओर बढ़ाती है और अंजलि उसका हाथ पकड़ के आसानी से अंदर आ जाती है। थैंक यू सो मच माँ जी। पता नहीं खुद से अंदर क्यों नहीं आ पा रही हूँ मैं। बहुत जल्द पता चल जाएगा। अंजलि उस औरत की बात समझ नहीं पाई। माँ जी, आप यहीं की रहने वाली लगती हैं। ये एड्रेस बता सकती हैं? उसी वक्त निखिल पीछे मुड़ता है और देखता है अंजलि अभी भी वहीं खड़ी है। वो उसे बुलाता है। डूड, क्यों रुकी हो? चलो। आ रही हूँ, बस एक बार इनसे एड्रेस पूछ लूं। किससे? अरे इनसे। अंजलि उस औरत की तरफ इशारा करती है। निखिल कुछ समझ नहीं पाता। किससे? मुझे कोई दिख नहीं रहा है। पूरी सड़क तो खाली है अंजलि। अंजलि के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो बूढ़ी औरत अपना घूंघट उठाती है। उसका पूरा चेहरा जला हुआ है। वो अंजलि की तरफ देखकर मुस्कुराती है और ट्रेन की रफ्तार से भागने लगती है। अंजलि जोरों से निखिल की तरफ भागती है और उसके गले लग जाती है। निखिल, वो औरत। अंजलि, मैं हूँ, करो मत। अंजलि, ये सब ठीक नहीं लग रहा है मुझे। तुम जाओ वापस, मैं देव को लेके आऊंगा। नहीं, मैं देव को लिए बिना नहीं जाऊंगी। ये सब चीजें, ट्रेन, ऑटो, मेरा फोन और अब ये बॉर्डर ना पार कर पाना, ये सब इशारा है कि कोई है जो नहीं चाहता मैं यहाँ आऊं। मुझे 18 दिनों में मेरे प्यार को वापस लाना है और इस शहर की सच्चाई भी जाननी है। ओके, मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस हमें संभल के सब कुछ करना होगा। कम ऑन, लेट्स डू इट। रत्नागिरी के महल में मंदाकिनी, वृंदा और बाबा हर रोज तांत्रिक विद्या की मदद से देव को पूरी तरह से देवराज बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अचानक से बाबा मंत्र पढ़ते पढ़ते रुक जाते हैं। काल मुक्ति कर, काल मुक्ति कर, काल
काल मुक्ति कर, काल मुक्त। ये सुन वृंदा पूछती है, क्या हुआ? आप रुक क्यों गए? कोई आया है, बाधा डालने के लिए कोई आया है। कौन? पता नहीं, पर इस बार वो बहुत ताकतवर है। कोई बहुत शक्तिशाली इंसान है उसके साथ। मैं देख लूंगी, आप चिंता मत करो। नहीं, तू कुछ नहीं कर पाएगी। तुझे वो एक चुटकी में खत्म कर देगी। मूर्ख है तू, तंत्र विद्या की ताकत नहीं जानती तू। ये बात मंदाकिनी को पसंद नहीं आती है और वो कमरे से गायब हो जाती है। महल के दूसरे कमरे में देव नींद से अभी उठता है। उसको कुछ ठीक महसूस नहीं हो रहा था। एक महल का नौकर उसके पास आकर कहता है, देव बाबा, आप उठ गए? आपका नाम क्या है चाचा? मैं किशन। कोई बात नहीं, आप कल ही तो आए हैं, धीरे धीरे याद हो जाएगा। देव अपने हाथ की तरफ देखता है और कहता है, किशन चाचा, मुझे ये चोट कैसे लगी? अरे आप भूल गए, आपने ही तो बताया, आप दिल्ली में एक बाइक से टकरा गए थे। हाँ शायद, सिर बहुत दर्द कर रहा है। मैं दवाई ले आता हूँ। किशन चाचा, यहाँ महल में कोई और भी रहता है क्या? कोई 50-55 साल का बाबा और 2 औरत? नहीं तो, यहाँ सिर्फ आप और महल के नौकर चाकर। चिंता मत कीजिए, धीरे धीरे यहाँ का रहन सहन अपना लेंगे आप। ये कहकर किशन वहां से चला जाता है और देव दोबारा सो जाता है। इधर निखिल और अंजलि एक एड्रेस ढूंढ रहे होते हैं। अंजलि किसी का नंबर डायल कर रही है। तभी उसके पास एक आदमी खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं ले चलता हूं, मुझे सब पता है। अंजलि और निखिल उसके पीछे पीछे चले जाते हैं। वो आदमी एक बहुत पुराने मकान के सामने खड़ा हो जाता है। उस मकान में बहुत अंधेरा होता है और आसपास कोई और घर नहीं होता है। अंजलि अपने बैग से एक तस्वीर निकालती है। वो वही मकान है जो वो ढूंढ रही थी। आपको अब इस मकान के अंदर अकेले जाना होगा। सुनिए, आपको तो हमने बताया नहीं, फिर आपको कैसे पता चला कि हमें यहीं आना था? आप हमें नहीं जानती, पर हम आपको जानते हैं। अंजलि कुछ बोल पाती, उससे पहले ही वो आदमी वहां से निकल जाता है।